Hello, hi, Namaskar. Welcome back to my channel, A New Hope. Guys, we have already started the model question paper of Eklavya Model Residential School vacancy for PGT, TGT, any TET like state TET or central level TET, CTET and any other टीचरशिप एग्जाम जो कि उसी के हिसाब से जो मॉडल क्वेश्चन हमारे प्रस्तुत हुआ है। हमारे अभी जो मॉडल क्वेश्चन के सीरीज चल रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के लिए। So please do watch all the series in my channel and with do watch all the in-depth discussion of the topic like concept and theories relating to teaching aptitude and pedagogy. Today this video is all about related to the MCQs according to the CBT of EMRS and other TET exam and PGT TGT exam. सो आज कोई हमारे थियोरिटिकल डिस्कशन नहीं है, सिर्फ हम एमसीक्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज है वो हमारे पिछले जो हमारे थियोरिटिकल एंड कंसेप्चुअल डिस्कशन हुआ था उसी के ऊपर ही बेसिस है। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द लास्ट। इफ एनी थिंग विल गेट मिसअंडरस्टूड बाय यू, प्लीज टू राइट in my comment box. I will definitely answer to your question. Then please to subscribe my channel, share and like the videos. The first question is that the main objective of continuous and comprehensive evaluation CEC is what? Option number one, help teacher to complete the syllabus. हिंदी में भी मैं एक बात समझा देती हूँ। जो कि हमारे कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवालुएशन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जो कि हमें करिकुलम में ही पढ़ा था उसके बारे में। फर्स्ट करिकुलम की एलिमेंट क्या है? 4-5 जितने भी एलिमेंट है वो बताओ। 4 ही एलिमेंट है, वो भी एक क्वेश्चन हो सकती है एमसीक्यूज के तरह। कितने एलिमेंट होता है करिकुलम में? 4 ही एलिमेंट होता है। उसके बाद उसके स्टेप्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एंड रिलेटेड थिंग्स जो कि विच इज इम्पोर्टेंट फॉर करिकुलम, उसको सारे डिस्कशन हमारे सीरीज नंबर 9 एंड 10 वीडियो में है, 9 एंड 8 वीडियो में है। प्लीज टू वॉच द ऑल सीरीज टू गेट मोर एंड क्लैरिफाइड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज जो कि करिकुलम के साथ ही रिलेटेड हुए। जो हमारे व्यापक मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव जो कि है हमारे निरंतर एंड व्यापक जो मूल्यांकन कर रहे हैं हमें करिकुलम से ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प टीचर कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस को पूरी करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, खत्म करने के लिए हम कर रहे हैं। lay emphasis on thought process and de-emphasize memorization, or satisfy parents with children's progress, or help principal to monitor school functioning. क्या है ये? ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फासाइज मेमोराइजेशन जो कि हमारे है विचार प्रक्रिया पर जोर देना और स्मरण पर जोर देना, जो कि हम प्रयास करें कि तो थॉट प्रोसेस ऑफ द लर्नर्स जो कि बच्चे होते हैं, पढ़ा जो शिक्षार्थी होते हैं, उसका थर्ड प्रोसेस एंड मेमोराइजेशन प्रोसेस को हम कैसे बढ़ाएं। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। देन क्वेश्चन नंबर 2, students with low sense of self efficacy attribute their poor performance to like किसके लिए? एक लो सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होता है, एट्रीब्यूट देयर परफॉर्मेंस। कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है कि वो स्टूडेंट्स का पुअर परफॉर्मेंस के लिए? नॉट स्टडिंग एफर्ट, वो पढ़ाई नहीं कर रहे है, अध्ययन का प्रयास नहीं कर रहे, लैक ऑफ एफर्ट, प्रयास का अभाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्शन, कोई गलत डायरेक्शन उसको बता रहे हैं, या लैक ऑफ एबिलिटी, उसका कोई एबिलिटी नहीं है या क्षमता का कमी है, जो भी आप कह सकती हो। आत्म प्रभावकारिता की कम भावना वाले छात्रों के उनके खराब प्रदर्शन के क्षेत्र दिया। कौन सी क्या चीज है जिसके लिए वो खराब प्रदर्शन करते हैं? एग्जाम का हो, कोई इवैल्यूएशन का हो, क्लासरूम स्टडीज का हो, कुछ भी क्लासरूम पार्टिसिपेशन को। लैक ऑफ एफर्ट, प्रयास के अभाव होता है। देखो बहुत इतने ये तो सच है कि सारे बच्चे जो क्लासरूम में है वो एक ही स्टैंडर्ड के नहीं होते,
कमी के कहाँ पर होते हैं, गैप कहाँ पर होता है कि वो अपने वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लैक ऑफ एफर्ट, उनके प्रयास की कमी है, इसीलिए वो चेष्टा नहीं करते, प्रयास नहीं करते, अटेम्प्ट नहीं करते, इसीलिए वो फेल हो जाती है, या कुछ भी जो मिसकंसेप्शन होता है वो चीज़ घटना या दुर्घटना घटती है। इसीलिए पढ़ाई के बगैर भी बहुत सारे चीज होता है, जैसे कि क्लासरूम में अटेंटिवली जो भी टीचर्स हमको पढ़ा रही है या समझा रही है, उनको अटेंटिवली एंड कंसंट्रेटली सुनना है हमको। उसके बाद उसको नोट करना है। उसके बाद हमको जो भी समझ आया, जो भी समझ नहीं आया, हम डू आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर्स और द गाइड जो हमको समझा रहा है वो चीज। इसी के हिसाब से वो जो सारी चीज को मिलाकर जो आंसर होता है वो लैक ऑफ एफर्ट ही होता है। वो हम कह सकते हैं कि लो एफिकेसी हम स्टूडेंट की भी कह सकती है, टीचर्स की भी कह सकती है, वो करिकुलम भी हो सकता है। वो सारी चीज लैक ऑफ एफर्ट को तो सारी चीज को समझाती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3. The training courses for special education are regulated by which agency or which institution, जो कि स्पेशल एजुकेशन के ट्रेनिंग के सहित जो रेगुलेटेड करता है ट्रेनिंग को। ठीक है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी एजेंसी इंस्टीट्यूशन उसको रेगुलेटेड करते हैं, वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एमएसजेई, इंडियन काउंसिल्स ऑफ स्कूल। ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विनियमित, जो कि हम रेगुलेटेड, एक स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द एजुकेशन प्रोवाइडेड लाइक इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हम और एक सीरीज में इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। उसी के दौरान मैं आपको डिटेल समझा दूंगी का डिटेल्स में बता दूंगी कि इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन होते क्या है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द करिकुलम एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी, जो कि ट्रेनिंग कोर्स फॉर स्पेशल एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4. When a teacher sets a task that is above the student's current ability level, she is likely to व्हेन ए टीचर सेट्स ए टास्क, जब भी कोई टास्क टीचर सेट करते हैं, कोई किसी तरीका भी जो टास्क होते हैं, लेकिन होम होम टास्क हो, कोई पढ़ाई के यूनिट टेस्ट हो, कोई भी टास्क हो सकती है, that is above the student's current ability level, she is likely to repeat the same content a number of times, create a communication barrier, minimize the effect of noise, और डेवलप इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एमंग चिल्ड्रेन। वो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, उसके बाद सारे ऑप्शन को पढ़ना। मैंने जो सीक्रेट बताई थी, जो कि सीबीटी के बारे में, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे, उसके ऑप्शन को डिडक्ट करना शुरू कर देना। 4 ही ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन शायद आपको ऐसा लगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, किसी तरीके भी नहीं हो सकते, वो आप उसको हटा देना। ठीक है, ये ऑप्शन को क्रॉस कर देना। उसके बाद कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन। उसके बाद जो 3 ऑप्शन में होता है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा नज़दीक लगता है ना, ये ऑप्शन हो सकता है, तो वो एक ही नहीं होगा, वो 2 ही होगा, या 3 ऑप्शन आपको सही लग रहा हो। जब भी आपको 2 ऑप्शन सही लग रहा है और जो थर्ड ऑप्शन होता है उसको आप डिलीट कर देना। उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचे, उसी के हिसाब से आपको थोड़ा-सा आपका आईक्यू और टेस्ट हो जाए, वहीं पर थोड़ा-सा आपका मेमोरी का एक्सरसाइज करो। उसके बाद आपको ज़रूर याद आ जाएगा, कहीं से ना कहीं वो टर्म या वो कॉन्सेप्ट या वो थ्योरीज़ आप पढ़ी हो या सुनी हो, उसके हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगाना कि ये हो सकती है। अगर आप पूरी तरह से कंफर्म हो, अगर अदरवाइज यू डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज 0.25% नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो, बिल्कुल मत अटेम्प्ट करना।
आपको वहां पर 160 या 180 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए कोई मैंडेटरी या कंपल्सरिटी नहीं है। आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसी क्वेश्चन से आप 100% श्योर हो उसके आंसर के लिए। वरना अगर आपको 100 क्वेश्चन का आंसर से 50 क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से सही तरीके से आता है, अब आप अगर 50 क्वेश्चन का आंसर करके आती हो तो आपको 100 मार्क मिल जाएंगे, जो कि अगर वो 1 क्वेश्चन का मार्क 2 मार्क होता है या 1 क्वेश्चन का मार्क 1 मार्क होता है तो भी आपको 50 मार्क्स मिल जाएगी। अगर आपको 50 मार्क क्वेश्चन आता है तो फिर आप 50 मार्क क्वेश्चन तो आप कर देते हो, उसके बाद आपको क्या सोच समझ आता है कि मैं अंदाजा लगा देती हूँ कि और 2-4 भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लूँ। 2-4 के बिना आप 10 या 12 तक आ जाते हो। उसके बाद क्या होगा, वो तो 50 है, उसके बाद ये जो आपने गलत क्वेश्चन की वो सारे 50 में भी डिडक्ट हो जाएगा। आपको जो फुल मार्क आना था उसी के से ही डिडक्ट हो जाएगा आपको, और 5 या 6 मार्क तो क्या होगा, मेरिट लिस्ट में आने का जो भी चांसेस था वो भी नहीं होगा उसमें। तो इसीलिए ये गलत कभी मत करना कि किसी भी क्वेश्चन को आप अंदाजा मत लगाना, कोई भी गेस वर्क नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप जरूर गेस कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़कर समझ सकते हो कि ये क्या हो सकती है। कोई भी आप थर्ड आइज को यूज कर सकते हो, थर्ड मेमोरी को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या है, जब एक शिक्षक एक कार्य निर्धारित करता है जो छात्र की वर्तमान क्षमता के स्तर से ऊपर है, जो कि एबिलिटी है स्टूडेंट का उसी के ऊपर है, पता फॉर एग्जांपल एक 9th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उसको हम जब ये 10th स्टैंडर्ड की मैथ सॉल्व करने के लिए, मैथ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहते हैं, तो क्या होगा, उसी के समय हमको क्या करना चाहिए, रिपीट द सेम कंटेंट ए नंबर ऑफ टाइम्स। जो कि हम वो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट उसको समझा रहे हैं, उसको बार बार हम दोहराएंगे, क्योंकि उसके बाद दे विल गेट ए डीप अंडरस्टैंडिंग, ए क्लैरिफिकेशन अबाउट द कंसेप्ट, एंड इट विल बी इजियर फॉर द student or the learner to answer. Okay, option number 1 is the correct answer. Then question number 5, the far satellite for serving the education sector is what? This is related to education, and the current affairs related to, sorry, the general knowledge related to education. Then the far satellite क्या है, जो कि शिक्षा के सही जुड़ी है, वो हमारे एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर को सर्व करना है, हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए वो भेजा गया है। वो क्या आता है, उसका जो नेम होता है एजुसाट, इंसाट बी, सतेदु, इंसाट सी, क्या होता है, एजुसाट ही होता है। ओके, देन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Then question number 6. A child with visual impairment maximizes learning with the help of, जो कि visual impairment है जिसको हम कैसे देख नहीं सकते, ब्लाइंड है जो बच्चे, कैसे हम उनको लर्निंग, कौन से लर्निंग इक्विपमेंट हम उसको दें, मटेरियल क्या दें हम उनको, जो कि उसी के मदद से वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर सकते हैं। वो क्या है, वो है ऑडिटरी सिस्टम, जो कि वो सुनकर कोई भी ऑडियो टेप हो, कोई भी रिकॉर्डिंग हो, उसको हम वो ऑडियो टेप देकर या कोई ऑडिटरी सिस्टम देकर हम उनको लर्निंग के जो टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर वो अपनी मैक्सिमाइज लर्निंग को वो बढ़ावा दे सकती है, और वो असेस करते हैं जो सारी चीज़ हम कंटेंट आलोचना सर्वालोचना की है, उसी के हिसाब से वो विचार विमर्श की जो बात हुई है हमारी श्रेणी गृह की श्रेणी कक्षा में, वो सारी चीज उनका बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अगर लर्निंग एड्स हम कुछ भी दे देते हैं, उसका ब्लैक बोर्ड में टीचर्स कुछ भी लिख देते हैं, या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे कि पीडीएफ फाइल हो, कोई प्रिंट हो, कोई प्रिंट आउट कॉपी हो, तो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते। क्या मायने रखते हैं, जिसी के हेल्प से वो पढ़ाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। श्रवण प्रणाली या कोई ऑडियो एड्स या कोई, हाँ ऑडियो एड्स से होता है। जो ऑडियो विजुअल होता है वो सारी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो स्टूडेंट हु आर विजुअली इम्पायरमेंट और हु आर ब्लाइंड, हु आर प्रॉब्लम टू सी और
वॉच, इसी के हिसाब से हमारे यहाँ श्रवण यंत्र या श्रवण प्रणाली। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, द मेन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द टेक्स्ट बुक इज व्हाट। टेक्स्ट बुक के लिए जो टेक्स्ट बुक के पॉजिटिव साइड को देखकर हम क्या आर्गुमेंट करते हैं, यहाँ पर कौन से आर्गुमेंट सही है। टेक्स्ट बुक आर इजीली अवेलेबल, टेक्स्ट बुक्स इन हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स, और टेक्स्ट बुक ascertain a minimum of authentic content to be covered by the learners. Textbook costless, जो टेक्स्ट बुक आर इजीली अवेलेबल, दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू बिकॉज सारी टेक्स्ट बुक इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती। ओके, देन टेक्स्ट बुक हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स, ये हो सकती है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक ही क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करते। हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वो हमारा जो काम करने के लिए जो इच्छा शक्ति होता है, वो सारी चीज़ हमारे एफर्ट, इंटेलेक्ट, नॉलेज, वो सारे चीज़ ही हमको हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, हमारे क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 क्या है, टेक्स्ट बुक असर्टन ए मिनिमम ऑथेंटिक कंटेंट टू बी कवर्ड बाय द लर्नर्स, जो कि हमारे किसी के विषय से, किसी के सिलेबस से रिलेटेड हो, उसका जो मिनिमम कंटेंट होता है ऑथेंटिक ही होता है टेक्स्ट बुक के लिए हिसाब से, क्योंकि जो भी राइटर्स टेक्स्ट बुक को पब्लिश कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस को फॉलो करके, सिलेबस को रेफरेंस करके ही, रेफर करके ही फॉलो लिख रही है, पब्लिश कर रहे हैं। उसके बगैर जो हमारे करंट अफेयर्स का टेक्स्ट बुक हो, जो भी कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या कोई भी सिलेबस से रिलेटेड टेक्स्ट बुक हो, वो सारे उसी के हिसाब से डिजाइन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज मोर रिलायबल। Then, of question number 8, a teacher makes a conscious effort to behave in a acceptable manner with the expectation that the students will respond similarly. टीचर्स जो भी मेहनत कर रही है, वो आशा करती है कि स्टूडेंट विल रेस्पॉन्ड सिमिलर, स्टूडेंट भी इसी तरह से उनको वो रिजल्ट प्रकाश करे, वो जो भी जिस भी प्रकार, यानी स्कोर के बारे में बात नहीं हो रहा है, कोई मार्क्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, जिस तरह की भी वो पढ़ा रही है या जिसका ऊपर भी वो मेहनत कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स के बारे में टीचर सिखा रही है, तो टीचर्स विल ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव रिटर्न फ्रॉम द साइड ऑफ द लर्नर्स, वो जो सीख रहे हैं वो भी उसी तरह की आउटपुट वो दे। ठीक है, which of the following principle explains teachers behavior? शेपिंग, शेपिंग कर रहे हैं यहाँ पर वो स्टूडेंट को, कोई गलत कर रहा है उसको एक सही दिशा दिखा रहे हैं। रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, कोई गाइड करे, कोई चीज़ को हम मॉडिफाई करें, या कोई चीज़ को वो कर रहे हैं उसको हम थोड़ा बहुत चेंज करें। उसके बाद क्वेंक मॉडलिंग, ये जो 4 ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जो कि एक गाइड के तरह, एक फिलोसोफर के तरह हमारे जो काम होता है वो सारे चीज को एक फ्रेमवर्क में डालता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए यूनिटी ऑफ टीचिंग कैन हैव व्हाट। टीचिंग अभी सुबह ही हमारे ए लेसन प्लान, यूनिटी प्लान, एनुअल प्लान, सारी चीज़ के बारे में एक वीडियो है, प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए, ए न्यू होप की ये जो चैनल पेज, इसी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगी, उसके बाद आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी, प्लीज़ टू क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। ए यूनिटी ऑफ टीचिंग कैन हैव ओनली वन चैप्टर, एक ही चैप्टर होता है, कंप्लीट सिलेबस होता है, और सेवरल चैप्टर्स, सारे बहुत सारे चैप्टर्स होता है, और वन चैप्टर विथ वन कंसेप्ट ओनली। क्या होता है यूनिटी में, आपका जो यूनिटी प्लान होता है वो उसमें क्या होता है, जो भी सुबह आज वो वीडियो देखी सीरीज नंबर 9, प्लीज डू आंसर इन माय कमेंट बॉक्स के 9 के आंसर क्या हो सकती है। यहाँ पर तो हाईलाइटेड है वो है, लेकिन क्यों है, सेवरल चैप्टर्स क्यों है, प्लीज टू डिस्क्राइब अबाउट व्हाई दिस ऑप्शन ऑफ नंबर 3 इज करेक्ट, कि सेवरल चैप्टर्स। ओके, then question number 10, if a student in your class
इज कंफर्टेबल यूजिंग हिज और लेफ्ट हैंड। जो कि हम साधारण जो बच्चे होते हैं जनरली, हम किसी हाथ में लिखते हैं, हमारे दाहिने हाथ में लिखते हैं, राइट हैंड में लिखते हैं। मगर बहुत आजकल भी कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू राइट इन देयर लेफ्ट हैंड। तो व्हाट वुड यू डू एज ए टीचर? अगर कोई बच्चे आपके क्लासरूम में बाएं हाथ में या लेफ्ट हैंड यूज करके कोई नोट बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहा है, तो आप क्या रिएक्ट करोगे या क्या करोगे आप? डिस्करेज हिम टू यूज हिज योर लेफ्ट हैंड, आप डिस्करेज करोगे उसको, और क्रिटिसाइज हिम और हर, क्रिटिसाइज करोगे, अपमानित करोगे। सिक मेडिकल है, आपको लग रहा है कि वो एक प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम उसको सजेस्ट करें कि कोई मेडिकल या कोई मेडिकल मेडिसिन यूज करें। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, अलाउ हिम टू यूज हैंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस। हम उसको अपने चॉइस के अनुसार, वो अपने लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, अपने राइट हैंड यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स completely upon the children और completely upon the student and learner, कि उसको किस हैंड में कंफर्टेबल है लिखने के लिए वो लिख सकते हैं। दिस इज नॉट ए मेडिकल इशू, दिस इज नॉट एट ऑल ए साइकोलॉजिकल इशू, दिस इज नॉट ए इवन ए ऑफेंस, दिस इज हिज और हर चॉइस कि उनको कौन से हैंड में कंफर्टेबल है लिखने के लिए। ओके, देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसे उसकी पसंद के अनुसार हाथ का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। ठीक है। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑब्स्टेकल इन इंक्लूजन? जो कि अभी तक हमारे इंक्लूजन बारे में नहीं पढ़ी है, लेकिन इंक्लूजन के बारे में हम बहुत जल्द एक वीडियो बना रही है। क्या इंक्लूजन के प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, जो कि बेसिक्स प्रॉब्लम होते हैं। इंक्लूजन क्या होता है, मैं एक ही सेंटेंस में समझा देती हूँ आपको। जो कि हमारे स्पेशल चाइल्ड, जो डिजेबल या डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन होता है, उसके लिए एक स्पेशल स्कूल ना बनाकर, वो जो नॉर्मल एंड जनरल स्कूल होते हैं हमारे कम्युनिटी में, हमारे एरिया में, उसी स्कूल में ही उनको वो सारी चीज प्रोवाइड करें, वो सारी हेल्प दें, वो सारे मटेरियल, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि वो भी नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। वो सारे डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअली नॉलेजेस, सारे डेवलपमेंट उसको उसी स्कूल से ही मिले। कोई एक स्पेशल स्कूल उन लोग के लिए बनाकर उनको हम एक्सक्लूडेड ना कर दे, इंक्लूडेड करें टू द मेन स्ट्रीम, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही बच्चे हैं। वो उसका जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल प्रॉब्लम होता है, उनके इंटेलेक्चुअल में और मेंटल सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए साइकोलॉजिकल इल बच्चे भी होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अलग स्कूल होता है, जिसके लेकिन जो फिजिकल चैलेंज होता है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए हम क्यों एक अलग सा स्कूल बनाए, अलग सा टीचर अपॉइंट करें, उनको सिर्फ एक एम्पाथेटिकल वे में हम पोर्ट्रे करें। कोई सिंपैथी नहीं चाहिए उनको, सिर्फ गिव द अपॉर्चुनिटी टू देम, दे विल डेफिनेटली गो अहेड। देन उसके हिसाब से वो जो इंक्लूजन के लिए कौन से ज्यादा सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होता है, फास्ट प्रॉब्लम क्या होता है? सोशल बैरियर, सामाजिक अवरोध, वेस्टेज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो क्योंकि वो बच्चे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ज्यादा अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या किसी बच्चे को हमारे किसी भी तरीका का कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि पोलियो हो, या किस ब्लाइंड बच्चे होते हैं, या और कोई भी फिजिकल डिजेबिलिटी होते हैं उन लोगों के लिए, वो हम उसको जो नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने के लिए जितने वक्त हमको लगते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ाने के लिए क्या हमको कम्युनिकेशन में ज़्यादा वक्त लगते? नहीं। सिर्फ उनको अगर एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हो, तो प्लीज प्रोवाइड द ऑडियो, सॉरी, द वीडियो मटेरियल्स टू देम। ओके, इट विल बी इजियर फॉर। अगर कोई आपको विजुअल एम्पावरमेंट हो, कोई ब्लाइंड स्टूडेंट हो, अगर आपको प्रोजेक्टर लगाकर आप समझा रही हो एक टीचर, तो क्या होगा, उसके ऊपर से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए उनको एक ऑडियो रिकॉर्ड या टेप रिकॉर्ड या ऑडियो एड्स कुछ भी दो, वो अपने आप ही वो सारे चीज को याद कर सकते हैं। इसीलिए वेस्टेज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द एनुअल प्लान एंड करिकुलम। आप किस तरह से आपकी प्लान बना रही हो इंक्लूजन करने के लिए। ओके,
देन पर्सनालिटी, किसी का भी पर्सनालिटी यहाँ पर हो सकती है, टीचर्स का हो, स्टूडेंट का हो, पेरेंट्स का हो, वो मैटर नहीं करता है। और क्या है, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर इज नॉट ए बैरियर एट ऑल फॉर द इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सी बैरियर महत्वपूर्ण यहाँ से फंडामेंटल ऑब्स्टेकल है हमारे इंक्लूजन के लिए, वो होता है सोशल बैरियर। क्योंकि हमारी सोसाइटी एक स्टेरियोटाइपिंग बिहेवियर में है, जो कि आप अगर आप 40-50 ईयर्स के हिस्ट्री को जाओ तो आपको समझ आएगी कि लड़कियों के शिक्षण के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। अगर नहीं होता तो 2015 में कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारा नहीं लगती, ठीक है ना। अगर वो है कि हम बेटी को जितने ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लड़के को भी उतने सही तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे नहीं, यहाँ पर we create a discrimination, we create a line for girl child, for boy. Then सिमिलरली यहाँ पर इंक्लूजन जो डिजेबल और डिफरेंटली एबल बच्चे के होते हैं, वो फास्ट होता है हमारे सोशल बैरियर्स और सोशल स्टेरियोटाइपिंग। ओके, देन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक सामाजिक अवरोध। देन क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following cannot be a criterion while designing curriculum, जो कि हमारी करिकुलम को बनाने के लिए क्या एक है, जो कि करिकुलम डिजाइन के लिए क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उसका आंसर मुझे प्लीज टू कमेंट डू राइट इन माई कमेंट बस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन लास्ट एग्जामिनेशन, एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, नॉलेज ऑफ टीचर्स। किसके ऊपर हमारे करिकुलम का डिजाइन निर्भर नहीं करता है, या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है जिसके ऊपर हम डिपेंड करें हमारे करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 is for your tax, it is home tax, okay। Then question number 13, व्हाट इज द गोल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का गोल क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। टू इन्वॉल्व लर्नर्स इन एक्टिविटीज, लर्नर्स को अब सिर्फ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। टू गिव एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति देना है। या टू डिजायरेबल चेंज इन आवर बिहेवियर, यदि यदि हम कोई डेफिनेशन जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन को हम एनालिसिस करें, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का हो या हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का हो, क्या बोलते हैं उस समय की एजुकेशन का डेफिनेशन मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ओके, देन डिजायरेबल चेंज इन आवर बिहेवियर, जैसे कि हमारे सामाजिक परंपरा, हमारे सामाजिक मूल्यबोध के हिसाब से हम जो चेंजेस हमारे व्यवहार में लाए, वो ही एजुकेशन का मूल लक्ष्य होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहार में जो कि हमारे सोशल वैल्यूज है, सोशल नॉर्म्स है और फैमिलियल वैल्यूज है, उसी के हिसाब से हमारे बिहेवियर को चेंज करना है। देन स्टूडेंट्स आर पैसिव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग में, कौन सी प्रणाली है शिक्षक की शिक्षण की जिसमें स्टूडेंट जो होता है, जो लर्नर होता है, वो पैसिव होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड और लैबोरेटरी मेथड और एक्सपेरिमेंट मेथड, कौन सी एक मेथड है जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स एक पैसिव रोल में होता है और टीचर्स आर द गाइड इन द एक्टिव और फ्रंट लाइन रोल। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड और लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट मेथड, वो होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, व्याख्यान विधि में जो कि एक लेक्चर आता है या कोई टीचर या कोई गाइड आता है हमारे पास, वो सिर्फ पढ़ाते हैं हमको। अगर हम पार्टिसिपेट करें ना करें, एंगेजमेंट एंगेजमेंट हो या ना हो, कोई हमको क्वेश्चन अगर हम उसको क्वेश्चन करें या ना करें, कोई भी मतलब नहीं रखता है। वो हम जाए एक लेक्चर प्रोवाइड करें, उसके बाद हमारी क्लास खत्म, हमारे सिलेबस कंप्लीटेड। उसी जो लेक्चर मेथड में स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है। अगर उस लेक्चर मेथड को हम पार्टिसिपेटरी बनाए, एंगेजिव बनाए, उसके वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से लेक्चर मेथड ही एक
मेथड है ऑफ टीचिंग होता है, जो कि शिक्षण की एक प्रक्रिया होता है जिसके हिसाब से लर्नर्स आर पैसिव एक्टर्स. देन question number 15, which is not a type of lesson plans on the basis of objective. ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप एलिमेंट के हिसाब से होता है, स्टेप्स के हिसाब से होता है, और थियोरिटिकल कंसेप्शन के हिसाब से होता है, या अप्रोचेस के हिसाब से होता है. लेकिन यहाँ पर आपको मेन क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से. which one is not? Please identify or highlight the question not where it is mentioned, or you will miss the small three alphabet. Okay, not the type of lesson plan. कौन सी है? ग्रांड लेसन प्लान, कॉग्निटिव लेसन प्लान, साइकोमोटर लेसन प्लान, अफेक्टिव लेसन प्लान. ग्रांड लेसन प्लान जो कि बड़ा पाठ योजना या कोई ग्रांड तरीका है, जैसे कि मैक्रो लेवल का लेसन प्लान होता है. यहाँ पर सही आंसर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर सही आंसर ये है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारे लेसन प्लान में ये ऑप्शन नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव हिसाब से नहीं होता. ये सारे तीन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही होता है, जो कि कॉग्निटिव के हिसाब से क्या होता है, वो इंटेलेक्ट होता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो नॉलेज का लेवल होता है, वो आईक्यू का लेवल होता है. साइकोमोटर के हिसाब से साइकोलॉजी in variation with the social personality और all the factors are there. साइकोमोटर के हिसाब से अफेक्टिव क्या होता है, वो इमोशनल बींग्स के लिए, वो मेंटल हेल्थ, वो बहुत सारी चीज जो कि हमारे मेंटल साइकिक इमोशनल वेलबिंग वो सारी चीज के हिसाब से होता है. तो इस जो ऑप्शन नंबर बी सी डी आर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन प्लान. बट जो ग्रांड लेसन प्लान होता है या जो मैक्रो लेवल का लेसन प्लान होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव हिसाब से नहीं है. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 16, which is not true about lesson plan. लेसन प्लान के ये जो चार ऑप्शन है यहाँ पर, लेसन प्लान के लिए कौन सी एक ऑप्शन सही नहीं है. इट इज डेवलप बाय टीचर्स, दिस इज ट्रू. इट इज डेवलप बाय सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंस स्टडी, ये इट हेल्प्स इन डेवलप सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंस स्टडी, जो कि सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसी के हिसाब से हमारे स्टडी डिपेंड करता है, वो भी सही है. इट इज डेवलप बाय स्टूडेंट्स, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज लेसन प्लान कभी भी स्टूडेंट नहीं बनाते, करिकुलम कभी भी स्टूडेंट नहीं बनाते हैं. ठीक है, कोई भी लेसन प्लान हो, यूनिटी प्लान हो, एनुअल प्लान हो, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है द एजुकेशनल सिस्टम व्हिच इज डन बाय कमिटी ऑफ टीचर्स, कमिटी ऑफ देयर एक्सपर्ट एंड कमिटी ऑफ एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा. सो ये कभी भी स्टूडेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है, स्टूडेंट इसको कभी भी नहीं बनाते हैं. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम कह सकते हैं कोई रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम हो, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हो, उसके हिसाब से अलग हो सकते हैं. जो हमारी जो एजुकेशन है वो एलिमेंटरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इसी के जो फ्रेमवर्क होता है वो टीचर्स के लिए कभी भी, सॉरी, स्टूडेंट के लिए कभी भी करिकुलम प्लान या स्टूडेंट कभी भी करिकुलम प्लान या लेसन प्लान कभी नहीं बनाते. ओके, then of question number 17, the students like to spend most of their time with whom. किसके साथ स्टूडेंट हो, बच्चे हो, किसके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उसको अच्छा लगता है कि उसी के साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं तो मैं कभी बोर नहीं होती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, वो कौन होता है? पियर्स, पेरेंट्स, नेबर्स, टीचर्स. पियर्स, पियर्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स या आपकी एज के आसपास जो बच्चे लोग होता है, या जो ही आपकी आसपास ही होता है, आपकी क्या कहते हैं उनको, सेम एज ग्रुप हो या कोई सेम इंटरेस्ट के बच्चे हो. इस क्लासरूम के हो सकती है, एक ट्यूशन के हो सकती है, एक प्ले रूम के हो सकती है, एक कोई भी एक ही इंटरेस्ट के लिए वो संगठित हो, वो होता है पियर्स, जो कि सेम एज के आसपास ही होता है. साथियों जो जिनको हम बोल सकते हैं, या फ्रेंड्स. देन क्वेश्चन नंबर 18, करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर व्हाट, फॉर होम. टीचर्स को करिकुलम गाइड करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को, पेरेंट्स को, या स्टूडेंट्स को. करिकुलम इज कंप्लीटली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द सेंटर एंड फोकल पॉइंट इन द करिकुलम. ओके, देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है.
पाठ्यक्रम किसके लिए मार्गदर्शन करता है, किसको गाइड करता है, वो छात्र छात्रियों या स्टूडेंट्स या लर्नर्स या चिल्ड्रन ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, करिकुलम डेवलपमेंट इज रिफर्स टू व्हाट? डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्यूएशन, ऑल ऑफ दिस एबव। यस, करिकुलम जो हम डेवलपमेंट करें उसमें क्या क्या चीज़ है, डिजाइनिंग करना है हमको, इम्प्लीमेंटेशन, ये है एलिमेंट ऑफ करिकुलम। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ओके, आई विल डिस्कस हियर। जो होता है उद्देश्य हमारे क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है। ऑब्जेक्टिव, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, जब भी ये चार ऑप्शन में कोई भी हो ऑप्शन तो वो सही होता है। तो यहाँ पर तो तीन ऑप्शन सही है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। effective of sorry question number 20, effectiveness of any curriculum is determined by what? कौन सी एक मैकेनिज्म है, टूल है, हम उसी के सहित जो करिकुलम की इफेक्टिवनेस को, उसके फ्रूटफुलनेस को, उसके कंसिक्वेंस को हम नाप सकते हैं। डिजाइनिंग नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं, ये तो पहला ही ऑप्शन होता है। डिजाइन कैसे करें, गोल सेट कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें। इवाल्यूएशन एक चीज है जिसके हिसाब से, जिसके द्वारा हम करिकुलम का इफेक्टिवनेस को, उसका फ्रूटफुलनेस को हम डिटरमिन कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका हिसाब से मूल्यांकन करें कि करिकुलम सही तरीका से हम उसका जो गोल सेट की थी उनको हम मीट करें या ना करें। उसके हिसाब से हम जो मीन्स बनाए थे, जो रास्ता हमने बनाए थे, उसी के हिसाब से हमको गोल तक पहुंचने के लिए, अगर हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, वो इवैल्यूएशन ही हमको विल गेट ए करेक्ट एंड reliable answer to you us. Okay, thank you guys. Today is the 20 hours of question for your preparation we prepared, and hope this will be more helpful for you. And आगे जाकर हमने और भी ज़्यादा एमसीक्यूज बढ़ाएं, क्योंकि नज़दीक आ रही है एग्जाम, इसीलिए आई विल डू मोर एंड मोर हार्डवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़, this hard work really deserve a like, share, and your subscribe. Thank you guys for supporting me. Please wait till tomorrow for a new video. Thank you so much. Have a good night.